हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो WBCHSC के न्यू रूल के हिसाब से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। तो ये चैप्टर 1 है। हम लोग ओरिएंटल बुक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ओरिएंटल बुक पॉलिटिकल साइंस का अच्छा बुक है। पारुल प्रकाशनी में उतना डीपली नहीं दिया हुआ है। मैंने पढ़ा है पारुल प्रकाशनी भी, बट पारुल प्रकाशनी में उतना डीपली नहीं है जितना ओरिएंटल में दिया हुआ है। तो हम लोग ओरिएंटल से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल लड़ाई था, ठीक है। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, कई देश बर्बाद हो गए और यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो गई, ठीक है। तो ये लड़ाई हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तब दुनिया की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पूरी तरह बदल गई। पहले ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज दुनिया की सबसे पावरफुल थी, ठीक है। यूरोपियन सब कंट्री सबसे पावरफुल पावर्स थी, ठीक है। तो लेकिन वॉर के बाद उनकी ताकत कम हो गई। इसके बाद दो नए सुपर पावर्स उभर कर आए, एक यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए जिसको कहते हैं, वो है कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब एक है सोवियत यूनियन यूएसएसआर, ये कम्युनिस्ट है। तो दोनों देश दुनिया में अपना पावर बढ़ाना चाहते थे, इसी वजह से उनके बीच कंपटीशन शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर या शीत लड़ाई कहते हैं, शीत युद्ध कहा जाता है, इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर आप लोग समझ गए होंगे, ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं था, डायरेक्ट वॉर नहीं था। तो ध्यान रहे, कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे से डायरेक्ट वॉर नहीं किया, लेकिन पॉलिटिक्स, मिलिट्री, साइंस, स्पेस रेस और दूसरे देशों पर इन्फ्लुएंस के लिए लगातार टक्कर चलती है, ठीक है। अब कुछ फीचर्स है इसका मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। राइज ऑफ टू सुपर पावर्स, वॉर के बाद दुनिया दो कैंप्स में बढ़ गई, एक यूएसए के साथ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, याद रखिए यूएसए जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था, ठीक है, और यूएसएसआर के साथ ईस्टर्न कम्युनिटीज कंट्री थी, ठीक है। तो यूएसएसआर के साथ ईस्टर्न कंट्रीज था, तो इससे दुनिया बाइपोलर बन गई। इससे जो दुनिया है वो दो बड़ा टुकड़ा में बढ़ गया, एक ईस्टर्न कंट्रीज और एक वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूएसए था एंड ईस्टर्न कंट्रीज के साथ यूएसएसआर था। अब बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच ट्रस्ट खत्म हो गया। दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा राइवल, दुश्मन मानते थे, इसीलिए लगभग 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। अब फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ का फॉर्मेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग चाहते थे कि ऐसा बड़ा वॉर दोबारा ना हो, इसीलिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूएनओ का एम था वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स, डिस्प्यूट को पीसफुल सॉल्व करना। अभी आप लोगों के लिए आई थिंक कंफ्यूजिंग होगा ये चैप्टर थोड़ा, बट आगे चल के हम लोग जैसे जैसे ये चैप्टर्स में आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना। अब डीकोलोनाइजेशन है, तो वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने यूरोपियन पावर से आज़ादी हासिल किया, ठीक है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना। इससे दुनिया में बहुत से नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। अब मिलिट्री अलायंस, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों सुपर पावर्स ने मिलिट्री ग्रुप्स बनाए। यूएसए का जो मिलिट्री पावर है, जो ग्रुप है, उसको नाटो कहा जाता है, और यूएसएसआर का जो ग्रुप है उसको वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। इनका एम अपने अपने कैंप को मिलिट्री सिक्योरिटी देना था। तो जो इनका मिलिट्री अलायंस का जो एम था वो अपने अपने कैंप को मिलिट्री सिक्योरिटी देना था, ठीक है। अब न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यूएसए और यूएसएसआर दोनों न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगे, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग बनाने लगे, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे। इससे दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का डर बना रहा, क्योंकि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। तो न्यूक्लियर वॉर बहुत बड़ा लड़ाई है जिसका डर बना रहा सबके बीच। अब नॉन अलाइन मूवमेंट NAM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा। तो कई नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज किसी भी कैंप में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसीलिए इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, टीटो, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। अब है मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। मैंने आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया है, अब कुछ इसका मतलब पढ़ लेते कोल्ड वॉर का। तो बर्नन बारुश जो है वो अमेरिका का डिप्लोमेट है जो पहली बार कोल्ड वॉर का नाम पहली बार यूज किया था, ठीक है। तो
वॉर का मतलब है ऐसा लड़ाई जिसमें दोनों देश एक दूसरे का दुश्मन होते हैं लेकिन सीधा लड़ाई नहीं करते। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन के बीच ऐसे ही मतलब लड़ाई हुआ, ठीक है, ऐसे ही वॉर शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे लेकिन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसीलिए सीधा वॉर करना बहुत खतरनाक हो सकता था। सीधा वॉर होता तो ये वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक वॉर हो जाता, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे इसीलिए, ठीक है। इसके बजाय वो पॉलिटिक्स में कंपटीशन करते थे, दूसरे देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे, आर्म्स रेस बनाते थे, आर्म्स रेस तैयार करते थे, स्पेस रेस करते थे। आर्म्स रेस मतलब हथियार वगैरह बनाते थे, प्रोपागेंडा और इकोनॉमिक कंपटीशन करते थे। इसीलिए इसे कोल्ड वॉर कहा गया क्योंकि बिना सीधा मिलिट्री वॉर के लड़ाई लड़ी गई, जो रिवॉल्वरी थी, लड़ा गया लड़ाई, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन सीधा वॉर नहीं करते थे, नो डायरेक्ट वॉर। तो अब इसका कुछ फीचर्स है। तो नो डायरेक्ट वॉर, दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे के खिलाफ सीधा लड़ाई नहीं किया, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई नहीं किया, ठीक है। डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह डायरेक्ट लड़ाई नहीं किया जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये लड़ाई दो आइडियोलॉजीज की थी, दो का था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। अब आर्म्स रेस, दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स और नए वेपन्स बनाने लगे। फिर फोर्थ में है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। यूएसए ने नाटो बनाया एंड यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया। अब प्रॉक्सी वॉर, सीधा वॉर नहीं हुआ लेकिन कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में दूसरों के जरिए लड़ाई हुई, ठीक है। अब स्पेस रेस, दोनों चांद और स्पेस में पहले पहुंचना चाहते थे। अब ओरिजिन एंड काउज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यूएसए डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म चाहता था, यूएसएसआर कम्युनिज्म फैलाना चाहता था। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। पावर स्ट्रगल, दोनों दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता था। एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, यूएसए को डर था कि यूएसएसआर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला देगा, उसे तो कैपिटलिस्ट बनना था ना, कैपिटलिस्ट फैलाना था। अब न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब की वजह से टेंशन और बढ़ गया। अब डिस्प्यूटेड इशू है कुछ, तो कोल्ड वॉर को बढ़ाने वाला कुछ मेन इशू थे। जर्मनी का डिवीजन, बर्लिन ब्लॉकेड, ईस्टर्न यूरोप पर यूएसएसआर का कंट्रोल, मार्शल प्लान, नाटो और वार्सो पैक्ट, कोरियन वॉर, ये सब डिस्प्यूट यूएसए और यूएसएसआर के बीच टेंशन बढ़ाता गया, ठीक है। अब कोल्ड वॉर इज नॉट न्यू, जो कोल्ड वॉर है वो कोई नया नहीं था। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते थे कोल्ड वॉर अचानक 1945 के बाद शुरू नहीं हुआ। उनके हिसाब से यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट पहले से था। 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच रिवॉल्वरी शुरू हो गया, मतलब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच लड़ाई शुरू हो गया। एक बोला हम कैपिटलिज्म फैलाएंगे, एक बोला हम कम्युनिज्म फैलाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रिवॉल्वरी और ज्यादा खुलकर सामने आई। अब डायरेक्ट कोल्ड वॉर, इसका मतलब है वो सिचुएशन जहां यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हो गए लेकिन फिर भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए लेकिन वहाँ पे भी वॉर नहीं हुआ। तो कुछ सिचुएशंस का नाम दिया जो है, बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन वॉल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सबसे डेंजरस सिचुएशन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी। उस टाइम लग रहा था कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा लेकिन बाद में दोनों देशों ने समझौता कर लिया, दोनों जो देश है दोनों ने ट्रीटी कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। तो हिस्ट्री में हिस्टोरियंस के बीच एक बड़ा क्वेश्चन है, कोल्ड वॉर शुरू किसने की। तो इस पर 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 अलग अलग स्कूल्स हैं। एक ट्रेडिशनल स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल। तो ये क्या कहता था, तो इसका सिंपल मतलब मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, लॉन्ग आप लोगों को बताऊंगी। तो ये क्या कहता था, इस स्कूल के हिस्टोरियंस कहते हैं कि कोल्ड वॉर के लिए यूएसएसआर जिम्मेदार था। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। एंड उस स्कूल के हिस्टोरियंस कहते थे कि
कोल्ड वॉर के लिए यूएसएसआर जिम्मेदार है। यूएसएसआर क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। उसने ईस्टर्न यूरोप के कई देशों पर कंट्रोल कर लिया। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनवा दी। इससे यूएसए को लोगों की यूएसएसआर दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते यूएसए को लगा। इसीलिए यूएसए ने कम्युनिज्म को रोकने के लिए ट्रूमन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान शुरू कर दिया। अब ये शॉर्ट में रिविजनिस्ट स्कूल में पढ़ लेते हैं। दूसरा स्कूल है, ये क्या कहते हैं? तो रिविजनिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कोल्ड वॉर के लिए यूएसए ज्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि उनके हिसाब से यूएसए कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। अमेरिका ने मार्शल प्लान के थ्रू ये यूरोप पर अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाया, नाटो बनवाया, एटॉमिक बॉम्ब का यूज और न्यूक्लियर पावर दिखाकर यूएसएसआर को डराने की कोशिश की। इसीलिए यूएसएसआर ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाया। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही थे। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के हिस्टोरियंस का मानना है कि कोल्ड वॉर की शुरुआत सोवियत यूनियन की एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से हुई। उनके हिसाब से स्टालिन यूरोप और एशिया में कम्युनिज्म फैलाना चाहता था। अब हर पॉइंट को मैं आपको आसान में बताती हूँ। तो प्रोलॉन्ग प्रेजेंस ऑफ सोवियत आर्म फोर्सेज इन ईरान, तो ईरान में सोवियत आर्मी का बना रहना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दोनों ने ईरान में अपनी आर्मी भेजी थी। वॉर खत्म होने के बाद एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों अपनी आर्मी हटा लेंगे। ब्रिटेन ने आर्मी हटा ली, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी ईरान में काफी टाइम तक रखी। इससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को लगा कि यूएसएसआर ईरान पर अपने कंट्रोल बनाना चाहता है। तो ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियन कहते थे कि ये सोवियत एक्सपेंशन के पहले सिग्नल था। ठीक है, अब ब्रेकिंग ऑफ द याल्टा एग्रीमेंट। तो 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर ने मिलकर डिसाइड किया था कि ईस्टर्न यूरोप में लोगों को फ्री इलेक्शन का मौका दिया जाएगा। लेकिन बाद में स्टालिन यूएसएसआर है और पोलैंड और दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी और फ्री इलेक्शन नहीं होने दिया। तो ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियन कहते हैं कि यूएसएसआर ने याल्टा एग्रीमेंट तोड़ दिया। नेगेटिव रोल ऑफ रशिया इन पीस एफर्ट्स। वॉर के बाद दुनिया में शांति लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहता है कि सोवियत यूनियन हर जगह अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा था। इस वजह से इंटरनेशनल पीस को नुकसान हुआ। अब नेगेटिव रोल ऑफ रशिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन ने बहुत बार वेटो पावर का यूज किया। जब भी उसके खिलाफ कोई प्रपोजल आता था तो वो वेटो कर देता था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन ने बहुत बार वेटो पावर का यूज किया। वेटो क्या है? वेटो एक पावर है। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियन कहते हैं कि इससे यूएनओ की पीस मेकिंग प्रोसेस कमजोर हुआ। एंटी अमेरिकन इंडोक्ट्राइन एंड प्रोपेगेंडा। तो यूएसएसआर अपने लोगों को बताता था कि अमेरिका इंपेरियलिस्ट एंड कैपिटलिज्म खराब सिस्टम है। ठीक है, अमेरिका जो है वो इंपेरियलिस्ट है और कैपिटलिज्म जो है वो खराब सिस्टम है। यूएसए दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इसी तरह अमेरिका भी यूएसएसआर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। जैसे यूएसएसआर करता था वैसे यूएसए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कि सोवियत प्रोपेगेंडा ने कोल्ड वॉर को और बढ़ाया। अब अनड्यू सोवियत प्रेशर ऑन तुर्की। तो वॉर के बाद यूएसएसआर ने तुर्की पर प्रेशर डाला। वो चाहता था कि तुर्की कुछ इम्पोर्टेंट सी रूट्स पर सोवियत यूनियन को परमिशन दे, तो मतलब अधिकार दे। ठीक है, तो तुर्की ने मना कर दिया। अमेरिका ने तुर्की को सपोर्ट किया। इससे यूएसए और यूएसएसआर के बीच टेंशन और बढ़ गई। अब रशियन प्रेशर फॉर रिपारेशन इन जर्मनी। वॉर के बाद जर्मनी हार गया। यूएसएसआर जर्मनी से बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन लेना चाहता था, बहुत ज्यादा पैसा लेना चाहता था। ठीक है, तो अमेरिका और ब्रिटेन इससे खुश नहीं थे। ठीक है, इस इशू पर भी दोनों कैंप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। अब सिचुएशन इन ग्रीक, तुर्की एंड ईरान। ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियंस कहते हैं कि यूएसएसआर ने इन कंट्रीज में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। ग्रीस में कम्युनिस्ट रेबल्स को सपोर्ट मिलने के
मतलब आरोप लगा, ठीक है। ग्रीस में कम्युनिस्ट रेबल को सपोर्ट मिलने का आरोप लगा, तुर्की पर प्रेशर डाला, ईरान में आर्मी देर तक रखी गई। इसी वजह से अमेरिका ने ट्रूमन डॉक्ट्राइन शुरू की, जिसका एम कम्युनिज्म को रोकना था। सोवियत पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। उनका मानना था कि स्टालिन ईस्टर्न यूरोप और एशिया में कम्युनिज्म फैलाकर सोवियत एम्पायर को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसने पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनवाई। अमेरिका को लगा कि अगर यूएसएसआर को नहीं रोका गया तो और देशों में भी कम्युनिज्म फैला देगा, ठीक है। इसी से कोल्ड वॉर और तेज हो गया। अब ऑर्थोडॉक्स का आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ द रेविजनिस्ट स्कूल, तो रेविजनिस्ट स्कूल के हिस्टोरियंस मानते हैं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत सोवियत यूनियन ने नहीं बल्कि अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका यूएसए ने की थी, ठीक है। उनके हिसाब से अमेरिका अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। इस वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ाई बढ़ता गया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है। तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, याद रखिएगा अमेरिका यूएसए है, ठीक है। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया। रेविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं जापान पहले ही हारने की स्थिति में था, उस मतलब हारने के टाइम पे था, ठीक है। इसीलिए बॉम्ब गिराने का एक और मकसद था यूएसएसआर को अपनी मिलिट्री पावर दिखाना और उसे डराना। यहीं से दोनों देशों के बीच शक और टेंशन और बढ़ गया। अब अमेरिकन एंड ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी रेविजनिस्ट स्कूल कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर सोवियत यूनियन को कमजोर करना चाहता था। अमेरिका यूएसए और ब्रिटेन जो है वो सोवियत यूएसएसआर को कमजोर करना चाहता था। वॉर के बाद उन्होंने यूरोप में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया और यूएसएसआर को आइसोलेट करने की कोशिश की, ठीक है। इसी वजह से यूएसएसआर भी डिफेंसिव हो गया। अब एंटी सोशलिस्ट स्टैंड, अमेरिका शुरू से ही कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ था। उसका मानना था कि कैपिटलिज्म इज बेस्ट सिस्टम है, इसीलिए यूएसए हर जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है। अब रेविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस पॉलिसी ने कोल्ड वॉर को पैदा किया। कैपिटलिज्म का मतलब याद रखिएगा, कैपिटलिज्म का मतलब है कि बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज और प्रॉपर्टी ज्यादातर प्राइवेट लोगों के पास होती हैं और गवर्नमेंट के पास नहीं। यहाँ हर इंसान का अपना बिजनेस शुरू करने और प्रॉफिट कमाने का फ्रीडम होता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में हर इंसान को अपना बिजनेस शुरू करने और प्रॉफिट कमाने का फ्रीडम होता है कैपिटलिस्ट में। और जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म का मतलब है कि फैक्ट्रीज, लैंड और बड़ी इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इस सिस्टम का एम होता है कि सब लोग बराबर रहें और किसी के पास बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो पैसा, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड ऑपोजिशन टू सोवियट होल्ड ओवर ईस्टर्न यूरोप, तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप को नाजी जर्मनी से आज़ाद कराया था, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप को नाजी जर्मनी से आज़ाद कराया था। यूएसएसआर चाहता था कि वहाँ फ्रेंडली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहे ताकि फ्यूचर में जर्मनी दोबारा अटैक ना कर सके, लेकिन अमेरिका ने इसके खिलाफ था, ठीक है। अमेरिका जो है वो इसके खिलाफ था। रेविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं थे कि अमेरिका ने सोवियत सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझा ही नहीं। अब कंटिन्यूस इंडोक्ट्रिनेशन एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सोवियत रशिया, तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया लगातार सोवियत यूनियन को डेंजरस और एग्रेसिव कंट्री बताते रहे। लोगों के दिमाग में एंटी सोवियत सोच बनाई गई, ठीक है। तो रेविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते थे कि इस प्रोपेगेंडा ने दोनों देशों के बीच नफरत और बढ़ा दी। अब अनवाइज रूल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमन, तो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन का एटीट्यूड स्टालिन के लिए काफी स्ट्रिक्ट था, ठीक है। उन्होंने ट्रूमन डॉक्ट्राइन शुरू की, मार्शल प्लान स्टार्ट किया, कम्युनिज्म को रोकने की पॉलिसी अपनाया। रेविजनिस्ट स्कूल कहते हैं कि अगर ट्रूमन थोड़ा फ्लेक्सिबल होते तो कोल्ड वॉर इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। सम रॉन्ग स्टेप्स ऑफ अमेरिका, रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि अमेरिका ने कई गलत कदम उठाए, जैसे नाटो बनाना, मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप पर अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना, मिलिट्री अलायंस बनाना, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू करना। इन सब से यूएसएसआर को अपनी सिक्योरिटी का खतरा महसूस हुआ, तभी वो कदम उठाया है। ओपनिंग ऑफ द सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी, यूएसएसआर चाहता है कि ब्रिटेन और अमेरिका जल्दी वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी के खिलाफ सेकेंड फ्रंट खोले, ठीक है।
लेकिन सेकेंड फ्रंट मतलब नॉर्मैंडी या इन्वेजन या लड़ाई हो गया, ठीक है। तो इन 1944 में बहुत देर से खोला गया। स्टालिन को लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन जानबूझकर देर कर रहा है ताकि यूएसएसआर ज्यादा नुकसान उठाए। इससे म्यूचुअल ट्रस्ट और कम हो गया। अब है फॉरेन पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अमेरिका। रेविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एम था कैपिटलिज्म को बचाना, नए मार्केट्स लेना, हासिल करना, दुनिया में अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना। इसीलिए अमेरिका हर जगह कम्युनिज्म के खिलाफ था। उनका हिसाब से इसी फॉरेन पॉलिसी ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। तो कुछ उधर के हिस्टोरियंस भी कहे हैं, उनके खिलाफ भी थे। कुछ हिस्टोरियंस यूएसएसआर के खिलाफ थे, कुछ हिस्टोरियंस यूएसए के खिलाफ थे। उन दोनों हिस्टोरियंस ने कहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट फेसेस ऑफ कोल्ड वॉर। कुछ डिफरेंट फेसेस है कोल्ड वॉर का, वो भी पढ़ते हैं। कोल्ड वॉर एक ही तरह नहीं चली, कभी टेंशन बहुत बढ़ गई, कभी दोनों सुपर पावर्स ने शांति की कोशिश भी की। इसीलिए हिस्टोरियंस कोल्ड वॉर को अलग अलग फेसेस में बांटते हैं। तो फर्स्ट फेस जो है वो फर्स्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर का सबसे गर्म और टेंशन वाला शुरुआती मतलब जो दौर था। इस टाइम ट्रूमन डॉक्ट्राइन आया, मार्शल प्लान शुरू हुआ, बर्लिन ब्लॉकेट शुरू हुआ, नाटो बना, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, कोरियन वॉर हुआ। इस फेज में यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। सेकेंड फेज में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था। तो 1955 में स्टालिन की डेथ के बाद नए सोवियत लीडर निकिता खुरुश्चेव आए। उन्होंने कहा हम अलग सिस्टम के साथ भी शांति से रह सकते हैं, लेकिन टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस टाइम पे जेनेवा समिट, स्पेस रेस शुरू हुआ, बर्लिन वॉल बना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर का सबसे डेंजरस मोमेंट था। अब फेज 3 ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों सुपर पावर समझ गए कि न्यूक्लियर वॉर बहुत खतरनाक होगा, इसीलिए उन्होंने टेंशन कम करने की कोशिश की। इस फेज में न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स हुआ, ठीक है, कि न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो उसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स हुआ, सॉल्ट 1 साइन हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच टॉक्स बड़ी बात हुआ, ठीक है। ट्रेड और डिप्लोमेसी में सुधार आया। अब सेकेंड वॉर, ये फेज 4। तो 1979 के बाद टेंशन फिर बढ़ गई। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इनका रीजन था जो 1979 के बाद जो टेंशन बढ़ा वो किस रीजन से बढ़ा। तो इसका रीजन ये था कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ फोर्सेस को सपोर्ट किया। आर्म्स रेस फिर तेज हो गई। इस पीरियड को सेकेंड कोल्ड वॉर कहा जाता है। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, फिफ्थ फेज है। तो 1985 में मिखाइल गॉर्बेचेव सोवियत यूनियन के लीडर बने। उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट पॉलिसी शुरू की, एक ग्लासनोस्ट जिसको ओपेननेस कहा जाता है एंड एक पेरेस्ट्रोइका जिसको रिफॉर्म्स कहा जाता है। फिर अमेरिका और यूएसएसआर के रिलेशंस इंप्रूव हुए। बर्लिन वॉल 1989 में गिर गया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इसके साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। इस बुक में ओरिएंटल में कुछ लास्ट में दिया हुआ है कुछ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अ हॉट वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो कोल्ड वॉर का मतलब था टेंशन, लेकिन हॉट वॉर का मतलब है सीधा मिलिट्री वॉर। 1945 के बाद सबको डर था कि कभी भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच सीधा न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। दोनों देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर दोनों लड़ते तो सिर्फ अमेरिका और रशिया ही नहीं पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसी वजह से इस पीरियड को बैलेंस ऑफ टेरर भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट है क्यूबन मिसाइल, ठीक है। तो हॉट वॉर हम लोगों ने पढ़ी है, डायरेक्ट मिलिट्री वॉर है उसका मतलब। अब क्यूबन मिसाइल, ये कोल्ड वॉर की सबसे डेंजरस इंसिडेंट है, आप लोगों को मैंने बताया। तो क्यूबा अमेरिका का बहुत पास एक आइलैंड है। 1959 में फाइडेल कैस्ट्रो ने क्यूबा में रिवॉल्यूशन करके पावर ले ली। बाद में कैस्ट्रो ने सोवियत यूनियन से दोस्ती कर ली। इसके बाद यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो 1959 में फाइडल कैस्ट्रो ने क्यूबा में रिवॉल्यूशन करके पावर ले ली। अब बाद में कैस्ट्रो ने सोवियत यूनियन से दोस्ती कर ली। इसके बाद यूएसएसआर ने
क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका को जब इसका पता चला तो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा के आसपास नावल ब्लॉकेट कर दिया। अब सिचुएशन ये हो गया कि अमेरिका मिसाइल्स हटाने को कह रहा था, यूएसएसआर मिसाइल्स रखना चाहता था। अमेरिका से कौन है? यूएसए, ठीक है। तो यूएसए मिसाइल्स हटाने को कह रहा था, बट यूएसएसआर है वो मिसाइल्स रखना चाहता था। पूरे वर्ल्ड जो है वो डर गया कि अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में खुरुश्चेव मिसाइल्स हटाने के लिए मान गए। अमेरिका ने क्यूबा पर अटैक ना करने का प्रॉमिस कर दिया। अमेरिका ने तुर्की से अपने कुछ मिसाइल्स भी हटा दी, ठीक है। इस क्राइसिस के बाद दोनों सुपर पावर समझ गए कि न्यूक्लियर वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। इसी वजह से बाद में डिटेंटे और पीस टॉक शुरू हुआ। अब फाइडल कैस्ट्रो कंट्रोल्स ऑफ क्यूबा। तो 1959 से पहले क्यूबा और फुलगेंशियो बतिस्ता नाम का रूलर था, ठीक है। 1959 से पहले क्यूबा पर इस नाम का रूलर था। लोग उससे खुश नहीं थे। फाइडल कैस्ट्रो ने रिवॉल्यूशन करके बटिस्टा की गवर्नमेंट गिरा दी। पावर में आने के बाद क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। ये जो है ये यूएसएसआर के अंडर आ गया, कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। अमेरिका की कंपनीज को नॉट नेशनलाइज कर दिया। सोवियत यूनियन से दोस्ती कर ली। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से क्यूबा कोल्ड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। अब न्यू कोल्ड वॉर। तो 1970s में डिटेंटे चल रही थी, लेकिन 1979 के बाद टेंशन फिर बढ़ गई। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीन को सपोर्ट दिया। न्यूक्लियर वेपन्स की रेस फिर बढ़ गई। प्रेसिडेंट रोनाल्डो रियागन ने यूएसएसआर के खिलाफ तो एक सख्त पॉलिसी अपनाया। इस पीरियड को न्यू कोल्ड वॉर या सेकेंड कोल्ड वॉर कहते हैं। अब एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर बने। सोवियत यूनियन से यहाँ पे यूएसएसआर का बात किया जा रहा है। उन्होंने समझा कि अगर कोल्ड वॉर इसी तरह चलती रही तो सोवियत इकोनॉमी टूट जाएगी। इसीलिए उन्होंने दो फेमस पॉलिसीज शुरू की। एक है ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब है ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी। पेरेस्ट्रोइका, तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक को सुधारना। उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर के रिलेशंस इंप्रूव हुए। न्यूक्लियर वॉर कम करने का एग्रीमेंट्स हुआ। बर्लिन वॉल 1989 में टूट गया। ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट रूल से आज़ाद होने लगा। आखिर में 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इसके साथ ही कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। 1980s तक सोवियत यूनियन बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था। इकोनॉमी खराब हो गया था। लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। बहुत पैसे मिलिट्री और कोल्ड वॉर पर खर्च हो रहा था। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इकोनॉमी में बहुत आगे निकल गया था। 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव लीडर बना। उन्होंने सोवियत यूनियन को बचाने के लिए रिफॉर्म्स किया, लेकिन उन रिफॉर्म से उल्टा सोवियत यूनियन और कमजोर हो गया। आखिर में 1991 में यूएसएसआर टूट गया, ठीक है। तो और इसी के साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो 1991 में सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई, ठीक है। जैसे रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, लिथुआनिया, लतविया, एस्टोनिया। यूएसएसआर टूटने के बाद अमेरिका का कोई बड़ा राइवल नहीं बचा, इसीलिए कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया और दुनिया यूनिपोलर एक सुपर पावर यूएसए बन गया। अब काउजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। कुछ काउजेस है तो रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग ऑफ गॉर्बाचेव। तो गॉर्बाचेव ने सोचा कि अगर रिफॉर्म्स नहीं किया तो यूएसएसआर बच नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने दो फेमस पॉलिसीज शुरू की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। है अनसाउंड सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, डेमोक्रेसी नहीं था। गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती थी। इकोनॉमी भी वीक थी। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम था। शॉप्स में गुड्स की कमी थी। लोगों की डेली लाइफ मुश्किल होती जा रही थी। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वेस्ट। तो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप रिच होता गया, अमीर होता गया, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता गया। लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो लिविंग इम्प्रूव हुआ। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन
यूनियन की इकोनॉमी पीछे रह गई थी। लोग कंपेयर करने लगे और सोचने लगे वेस्ट में लोग ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं एंड ईस्ट में लोग उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। अनबियरेबल इकोनॉमिक बर्डन। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर पावर बनाया, अमेरिका पर बहुत पैसा खर्च किया, स्पेस रेस में पार्टिसिपेट किया, अफगानिस्तान वॉर लड़ी, इन सब पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, इकोनॉमी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब स्टैग्नेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन तो इन एंड पॉलिटिक्स, तो गवर्नमेंट बहुत स्लो और करप्ट हो गई थी, ऑफिशियल्स नए आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता था, डेवलपमेंट रुक गई। अब जनरल पीपल वेर अलाइनेटेड, आम लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, उन्हें फ्रीडम नहीं थी, अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे थे, कंज्यूमर्स गुड्स की कमी थी, लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से दूर होते गए। नेशनलिस्ट अनरेस्ट एंड एस्पिरेशंस फॉर सॉवरेनिटी। यूएसएसआर के एक देश थे लेकिन उसके अंदर बहुत अलग अलग नेशनैलिटीज रहती थी, जैसे यूक्रेन, इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, जॉर्जिया। ये रिपब्लिक्स कहने लगे हम अपना अलग देश चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये रिपब्लिक्स कहने लगे, ये जो देश है ये कहने लगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए, इसीलिए हर जगह इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब नेशनलिस्ट एगिटेशंस, तो जब गॉर्बेचेव ने फ्रीडम दी तब अलग अलग रिपब्लिक्स में प्रोटेस्ट और मूवमेंट और तेज हो गया। हर रिपब्लिक अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता था। 1991 तक सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि सोवियत यूनियन टूट गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर मतलब तो टूट गया, तब सिर्फ एक देश ही खत्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल गए। पहले दुनिया में दो सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर थे, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद सिर्फ अमेरिका सबसे पावरफुल देश बच गया। इसीलिए 1991 को वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। अब चेंज ऑफ पावर इक्वेशन, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया बाइपोलर था, यूएसए एंड यूएसएसआर, दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये दोनों सुपर पावर्स थे। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया, अब दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका सबसे पावरफुल देश बन गया, ठीक है। इसीलिए दुनिया यूनिपोलर बन गई। अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया, इंटरनेशनल डिसीजंस में अमेरिका की बात ज़्यादा चलने लगी। नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज का जो असर है वो भी मतलब बढ़ा, ठीक है। तो बाइपोलर से अब जो है वो देश जो है वो यूनिपोलर हो गया, एक कंट्री का हो गया। अब इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उसके 15 रिपब्लिक्स अलग अलग इंडिपेंडेंस कंट्रीज बन गए। तो इनके नाम है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, लत्विया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मोल्दोवा। अब ये सब अपनी अपनी गवर्नमेंट से साथ अलग कंट्रीज बन गए, ठीक है। अब एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसए का सबसे बड़ा राइवल खत्म हो गया, इसीलिए कोल्ड वॉर ऑफिशियली 1991 में एंड हो गई। डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सिस्टम की प्रेस्टीज कम हो गई, कई कंट्रीज ने मार्केट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल और फ्री मार्केट इकोनॉमी दुनिया के कई देशों में पॉपुलर होने लगी। ग्लोबलाइजेशन भी तेज हुआ। चेंजेस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस में यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़े, रशिया ने यूएसएसआर की जगह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सेट संभाली। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में या इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।